हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्मी एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम आदिकाल पर बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। हमारा अगला पॉइंट है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था पतंजलि ने। हमारा अगला पॉइंट है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? देशी भाषा। पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम है पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम है चंद्रबरदाई। हमारा अगला पॉइंट है, वह ग्रंथ जिसे लौकिक चरित काव्य माना जाता है। तो वह ग्रंथ जिसे लौकिक चरित काव्य माना जाता है भविष्यत कहा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार माने जाते हैं पुष्पदंत। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ को माना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, वह रचना जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ। तो वो रचना पाहुड़ दोहा है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? तो सांकेतिक अर्थ रखने के कारण संध्या भाषा कहा गया था सिद्धों की भाषा को। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। तो आदिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जिसकी भाषा वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट थी? तो अमीर खुसरो हैं। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस है। तो पृथ्वीराज रासों का प्रमुख रस वीर है और उसमें श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना। हमारा अगला पॉइंट है, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया था। तो सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित करने वाले विद्वान थे महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। हमारा अगला पॉइंट है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि ने किया? इसमें पूछ रहा है कि जो आदिकाल में सरहपा के काव्य की परंपरा से जो नाथ परंपरा विकसित हुई, उस नाथ परंपरा का आगे चलकर किसने पल्लवन किया था? तो वो कबीरदास जी ने किया था। हमारा अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन है। तो ये कथन है रामकुमार वर्मा का। हमारा अगला पॉइंट है, नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। तो नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संस्करण को प्रामाणिक माना था कर्नल टाड ने। भारतेश्वर बाहुबली रास किस धारा का ग्रंथ है? तो यह जैन साहित्य का ग्रंथ है। वह रचना जो शिलांकृत है राउलवेल। जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत। हमारा अगला पॉइंट है, दब्ब सहाय प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की थी। तो दब्ब सहाय प्रयास की रचना करने वाले विद्वान हैं देवसेन। हमारा अगला पॉइंट है, संदेश रासक खंड काव्य है। आलवार संतों की संख्या मानी गई है। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। कैमास वध प्रमुख घटना है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है पौंचर्यु। हमारा अगला पॉइंट है, पुस्तक जल्हड़ हाथ दे
चल गज्जन नृप काज, इस पंक्ति में संकेत है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में। पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल भाषा। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना विशलदेव रासो को माना जाता है। पंडिय सअल सत्य बखाणई, देहहि रुद्र बसंत न जाणई, पंक्ति है तो यह पंक्ति सरहपा की है। हमारा अगला पॉइंट है आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासो में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। हमारा अगला पॉइंट है नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं, तो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। देसिल बयना सब जन मिट्ठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है, तो यह देसी भाषा की काव्य पंक्ति है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की, तो आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की वो अमीर खुसरो हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई हैं। अगला पॉइंट है विद्यापति दरबारी कवि थे शिव सिंह के और कीर्ति सिंह के। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं, सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं। सरहपाद। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना है, आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो को माना जाता है। 12 बरस लो कुकर जिए, अरु 16 लो जिए सियार, यह पंक्ति है जगनिक की। वह कवि जिसको मैथिल कोकिल कहा गया, तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा। हमारा अगला पॉइंट है चंद्र बरदाई दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। नाथों की कुल संख्या मानी जाती है, नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, रानी केतकी के कहानी के रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खां को माना जाता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। हमारा अगला पॉइंट है पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह किसका कथन है, तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हमारा अगला पॉइंट है आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है, तो रासो शब्द का संबंध आचार्य शुक्ल ने रसायन से माना है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर वूलर। हमारा अगला पॉइंट है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना है राउलवेल। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है व्याकरण ग्रंथ। हमारा अगला पॉइंट पाहुण दोहा ग्रंथ के रचनाकार थे, पाहुण दोहा ग्रंथ के रचनाकार राम सिंह को माना जाता है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन है अमीर खुसरो का। हमारा अगला पॉइंट है देसिल बअना सब जन मिट्ठा। देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है विद्यापति। हमारा अगला पॉइंट है सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है, सुभाषित संग्रह है।
जो सारंगधर पद्धति है यह सुभाषित संग्रह है जो सूक्ति के तरह लिखा हुआ होता है। हमारा अगला पॉइंट है विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन है, तो यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। हमारा अगला पॉइंट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुकारा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। विशुद्ध चरितावली के लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। हिंदी में वह कवि जिसको राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है, तो राजशेखर की उपाधि से अलंकृत कवि विद्यापति हैं। हमारा अगला पॉइंट है रणमल्ल छंद के रचयिता हैं। रणमल्ल छंद के रचयिता श्रीधर को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम है, तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का नाम है सोमेश्वर। प्राकृताभास हिंदी से आशय है। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश भाषा से। गोरा बादल की कथा रचित है। गोरा बादल की जो कथा है वह जटमल द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट है सिद्धों में सबसे पुराने थे, तो सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा को माना जाता है। अगला पॉइंट है खुमाण रासों के रचयिता हैं। खुमाण रासों के रचयिता दलपति विजय को माना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना। बीसल देव रासों के रचनाकार हैं, तो बीसल देव रासों के रचनाकार नरपति नाल हैं। पृथ्वीराज अनुरक्त था। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है। हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग ही हठ योग है। राउल विल रचना है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। वह इतिहासकार जिसके मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भला हुआ जो मारिया बाहिड़ी मारा कंतु पंक्ति के रचनाकार हैं हेमचंद। हमारा अगला पॉइंट है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला पॉइंट है राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं, तो इसकी रचना करने वाले सिद्ध हैं सरहपा। हमारा अगला पॉइंट है सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है विश्व भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से अभिप्राय है कुआं। हमारा अगला पॉइंट है सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। हमारा अगला पॉइंट है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। यह उपर्युक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। हमारा अगला पॉइंट है संदेश राजशक के रचयिता हैं। संदेश राजशक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, तो वह रचना है कीर्ति पताका। अगला पॉइंट है आत्मबोध रचना है गोरखनाथ। हमारा अगला पॉइंट है माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति है। तो माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति है विद्यापति की।
हमारा अगला पॉइंट है बौद्ध गान और दोहा के संपादक हैं। बौद्ध गानों दोहा का संपादन हरिप्रसाद शास्त्री ने किया था। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। वह रासो काव्य जिसका मूल वन्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, तो वीसल देव रासो जिसका वीर रस में ना होकर श्रृंगार रस में लिखा गया है। हमारा अगला पॉइंट है आल्हा खंड का दूसरा नाम है। आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। हमारा अगला पॉइंट है हालाते कन्हैया रचना है। हालाते कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। आदिकाल के किन ग्रंथों की प्रधानता रही? आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? तो रासो ग्रंथों की। अगला हमारा पॉइंट है ये कथन बताना है आपको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ किस ग्रंथ में किया गया है? तो यह कीर्तिलता में किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है वीसल देव रासो में प्रयोग किया गया है गेय शैली को। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं, तो जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। कहीं कहीं पे ये 14 भी मिलता है, पर ये ऑप्शन के हिसाब से सही माना जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है श्रृंगार काव्य है, तो श्रृंगार काव्य वीसल देव रासो को माना जाता है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। सरहपा का संबंध है, तो सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। शिलांकृत कृति मानी जाती है, तो शिलांकृत कृति मानी जाती है राउलवेल। हमारा अगला पॉइंट है उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनदत्त सूरी को माना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। वह कवि जिसको अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, तो अभिनव जयदेव नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरुतुंग। हमारा अगला पॉइंट है आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरिफल अलिआ जिम बाहेति भ्रमयंती। यह काव्य पंक्तियाँ हैं, तो यह काव्य पंक्तियाँ कण्हपा की हैं। हमारा अगला पॉइंट है कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। पुरुष परीक्षा रचना है विद्यापति की। वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। हमारा अगला पॉइंट है आल्हा गाया जाता है। आल्हा गाया जाता है वर्षा ऋतु में। अपभ्रंश के प्रथम कवि थे। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया डिंगल भाषा को। शब्दानुशासन के लेखक हैं, तो शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। हमारा अगला पॉइंट है राउलवेल रचना है। राउलवेल के रचनाकार रोड़ा कवि को माना जाता है। पौमचरियु रचना है। पौमचरियु रचना स्वयंभू की है। पुष्पदंत शताब्दी के, यानी पुष्पदंत किस शताब्दी के थे? तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के हैं। दोहा कोश के रचनाकार हैं। दोहा कोश के रचनाकार सरहपा को माना जाता है। सरहपा का संबंध है। सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से माना जाता है। अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। हमारा अगला पॉइंट है परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं। परमात्म प्रकाश के रचनाकार योगींद्र या जोइंदू हैं।
योगींद्र और जोइंदू एक ही कवि का नाम है। कहीं कहीं योगींद्र मिलता है, कहीं कहीं जोइंदू मिलता है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमप्रभु सूरी हैं। अंगबधू रचना है तो अंगबधू रचना दादू दयाल की मानी जाती है। हठ योग का प्रभाव पड़ा है। हठ योग का प्रभाव गोरखनाथ पर पड़ा है। कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूरि। अध्ययमाण की रचना है। अध्ययमाण की रचना है संदेश रासक। हमारा अगला पॉइंट है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना तो पुष्पदंत की प्रबंध रचना ड़य कुमार चरियू है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक। मैथिली हिंदी गद्य में रचित पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान को माना जाता है। वह ग्रंथ जिसमें कलचुरी वंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिक्का वर्णन है तो वह कुवलयमाला कथा है। ये क्वेश्चन अभी 2021 की टीजीटी परीक्षा में आया हुआ था। जब ये पीजीटी 2000 में आया था तो इसमें कुवलयमाला कथा को सही कराया गया है और इस बार राहुल वेल को सही कराया गया है। तो ये क्वेश्चन अभी आप सही मत मानिए। हमारा अगला पॉइंट है गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीतम्बर दत्त बढ़त्वाल हैं। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया तो वह ग्रंथ जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। हमारा अगला पॉइंट है कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। हमारा अगला पॉइंट है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस रहा है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है तो सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग है। हमारा अगला पॉइंट है अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक खंड काव्य है। अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है तो अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत को। हमारा अगला पॉइंट है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है तो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्यरी है। राजमती से रूठकर विसल देव कहाँ चले जाते हैं। राजमती से रूठकर विसल देव उड़ीसा चले जाते हैं। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं तो पौंचर्यू है वो ग्रंथ जिसमें यह बताया गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया तो ग्रियर्सन ने 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को चारण काल नाम दिया है। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं तो पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता शालिभद्र सूरि को माना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है भविष्यत कथा रचना है तो भविष्यत कथा रचना है धनपाल की। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था तो आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजन वर्णन हमें आदिकाल में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य ढोला मारूरा दूहा को माना। हमारा अगला पॉइंट है गोरखनाथ के गुरु का नाम है तो गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए
सिक्खा शब्द मिलता है। आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।